इस मूवी की शुरुआत एक प्राइड लैंड जंगल से होती है। ये जंगल बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। ये जंगल इतना खूबसूरत और हरा भरा है कि इसे जानवरों की जन्नत कहा जाता है। और इस मूवी के अंदर हम यह देखते हैं कि इस पूरे जंगल को रूल करता है सिम्बा, वही सिम्बा जो कि मुफासा का बेटा है। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि सिम्बा और नाला की शादी के बाद अब उनकी एक बेटी भी हो चुकी है जिसका नाम है कियारा। सिम्बा अपनी बेटी कियारा के साथ खुशी से चलते हुए जंगल में जा रहा होता है, लेकिन तभी सिम्बा को एक स्मेल आती है जिससे सिम्बा समझ जाता है कि उसकी वाइफ नाला इस वक्त किसी मुसीबत में फंसी हुई है। ये जानने के बाद सिम्बा अपनी बेटी कियारा को अपनी गुफा में ले जाता है और उसे गुफा में बैठाकर उसे कहता है कि अब वह उसकी मां नाला को लेने जा रहा है और वह नाला को लेकर शाम तक जल्दी लौट आएगा। सिम्बा की इस बात को सुनकर कियारा डर जाती है, लेकिन सिम्बा उसे कहता है कि उसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर उसका ध्यान रखने के लिए टीमोन और पुम्बा है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और रात हो जाती है और रात होते ही बहुत जोर से बारिश होने लगती है। कियारा ने कुछ समय पहले ही जन्म लिया था, इसलिए वह पहली बार बारिश को देखती है। कियारा पानी को देखकर डरने लगती है, लेकिन तभी उस गुफा में रफीकी आता है और इसीलिए रफीकी को देखकर कियारा काफी खुश होती है क्योंकि कियारा रफीकी को काफी पसंद करती है और रफीकी भी कियारा को अपनी पोती मानता है। कियारा रफीकी को देखकर उससे कहती है कि उसे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन कियारा की बात सुनकर रफीकी उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर जिन महान शेरों का खून है वे भी कभी पानी से डरा करते थे, लेकिन उन सब ने अपने डर को जीत लिया और इसलिए आज वे सब इतने बहादुर शेर हैं। लेकिन यहाँ रफीकी की बात सुनकर कियारा उससे कहती है कि उसके पिता सिम्बा और उसके दादा मुफासा बहुत ही बहादुर शेर हैं और वह यानी कि कियारा उनके जितनी बहादुर कभी नहीं हो सकती है। लेकिन रफीकी ये बात सुन कियारा से कहता है कि अब मैं तुम्हें एक ऐसे शेर की कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि कभी तुम्हारी उम्र का हुआ करता था। और फिर इसके बाद ही हमें पता लगता है कि रफीकी जिस शेर की कहानी सुना रहा है वह शेर है मुफासा और कहानी के शुरू होते ही हम मुफासा को देखते हैं। आज से बहुत साल पहले अहादी और उरु नाम के शेर और शेरनी ने एक शेर के बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम मुफासा रखा गया। पर मुफासा और उसके माता पिता जहाँ पर रहते थे वह एक बंजर और खाली जंगल था, लेकिन मुफासा के माता पिता उसे हमेशा एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते थे जो जंगल बहुत ज्यादा हरा भरा था और वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वह जंगल बहुत दूर पहाड़ों के उस पार था और उस जंगल का नाम था मलीले। साथ ही साथ मुफासा के माता पिता उसे यह भी बताते थे कि यह मलीले जंगल सूरज की दिशा की तरफ है और एक ना एक दिन मुफासा को उस जंगल तक जरूर पहुंचना है। अब इसके बाद एक दिन जब मुफासा अपने माता पिता के साथ खेल रहा होता है तभी आसमान से मुफासा के चेहरे पर एक पानी की बूंद गिरती है और फिर जब मुफासा ऊपर देखता है तो उसे पता लगता है कि आसमान में घने बादल आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पर अब बारिश होने वाली है। आसमान में घने बादलों को देखकर जंगल के सारे जानवर झूमने लगते हैं और बारिश की खबर सुनकर सबको बहुत खुशी होती है। मुफासा भी खुशी के मारे पास की एक नहर में आ जाता है और फिर वह वहीं पर ही खेलने लगता है। इसके बाद वहाँ पर बहुत जोर से बारिश होती है और सारे जानवर बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर देखते देखते बारिश बहुत तेज हो जाती है और तेज बारिश की वजह से इतना सारा पानी आ जाता है कि जिस नहर में मुफासा होता है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ को देखकर मुफासा का फादर अहादी उसे बचाने जाता है, लेकिन पानी का फ्लो बहुत तेज होता है कि अहादी मुफासा को बचा नहीं पाता और मुफासा पानी में बहकर वहाँ से दूर चला जाता है। मुफासा पानी में बहते हुए अपने राज्य से दूर दूसरे शेर के राज्य में आ जाता है, यानी कि ऐसे जंगल के अंदर जहाँ पर दूसरे शेर का राज होता है। और जब कुछ देर बाद मुफासा की आंखें खुलती हैं तब वह देखता है कि वह नहर में अकेली टहनी से लटका हुआ है। इन पर एक दूसरे शेर के बच्चे को देखता है जो कि उसी की उम्र का होता है और इसीलिए उसकी और मुफासा की आपस में बातें होती हैं, जिन बातों में वो दूसरा शेर का बच्चा अपना नाम टाका बताता है। टाका मुफासा से कहता है कि वह जल्दी से इस पानी से बाहर आ जाए क्योंकि इस पानी में मगरमच्छ रहते हैं, अगर उन्होंने उसे देख लिया तो वह उसे खा जाएंगे। ये बात सुनकर मुफासा अपने पैर तेजी से चलाता है और वह अपने आप को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त दो छोटे मगरमच्छ उसे देख लेते हैं और वह मुफासा को खाने के लिए जल्दी से उसके पास आने लगते हैं। लेकिन तब तक मुफासा कोने तक आ जाता है जिसके ऊपर टाका उसकी मदद करता है और वह उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। बट फिर इसके बाद ही वहाँ पर टाका की मदर आती है जिसका नाम ईशा होता है और वह यहाँ आकर टाका को डांटते हुए कहती है कि वह इस जंगल के राजा का बेटा है और इसीलिए उसे ऐसे खुले में नहीं घूमना चाहिए। लेकिन तभी टाका अपनी मदर ईशा से कहता है कि उसने आज एक शेर के बच्चे की जान बचाई है और यह बोलकर वह अपनी माँ से मुफासा को मिलवाता है। पर यह सुनकर ईशा टाका से कहती है कि तुम एक शाही खून हो, इसलिए तुम्हें किसी आवारा के साथ घूमना नहीं चाहिए। पर इस बात पर मुफासा ईशा से कहता है कि वह कोई आवारा शेर नहीं है, बल्कि वह तो अपने परिवार से बिछड़ गया है। ईशा जैसे ही जानती है कि मुफासा अपने परिवार से बिछड़ गया है तो उसे मुफासा पर तरस आ जाता है और इसीलिए वह उसे अपने पति के पास ले जाती है जिसका नाम ओबासी होता है। वह इस पूरे राज्य का राजा होता है। जैसे ही ओबासी मुफासा को देखता है तो वह अपनी वाइफ ईशा से कहता है कि तुम्हें किसी आवारा शेर के बच्चे को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। पर इस बात पर ईशा ओबासी से कहती है कि मुफासा असल में अपने परिवार से बिछड़ गया है और इसीलिए वह चाहती है कि मुफासा को वह लोग अपने साथ रख लें। पर इस बात पर ओबासी ईशा से कहता है कि अगर ईशा मुफासा को अपने साथ रखना चाहती है तो वह यहाँ पर मुफासा और टाका की रेस करवाएगा और अगर इस रेस में मुफासा जीत जाता है तो उसके बाद वह मुफासा को यहाँ पर रहने की इजाजत देगा। अब इसके बाद टाका और मुफासा रेस लगाते हैं। मुफासा पानी में
बहने की वजह से बहुत ज्यादा थका हुआ था और इसीलिए उसकी स्पीड काफी कम होती है। बट यह देखकर टाका मुफासा से पीछे हो जाता है और वह उसे जीतने देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि टाका मुफासा को अपना दोस्त मानने लगा था और वह यह चाहता था कि मुफासा भी उसके साथ उसके परिवार में रहे। अब रेस में मुफासा के जीतने के बाद ही ओबासी थोड़ा सा दुखी होता है और ऐसा इसीलिए कि उसका बेटा टाका हार गया था। लेकिन अपने वादे के हिसाब से वह मुफासा को अपने परिवार में रखने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद से मुफासा टाका के भाई की तरह उसके परिवार में रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर ओबासी मुफासा को लेकर एक शर्त रखता है और वह यह कहता है कि मुफासा सिर्फ और सिर्फ फीमेल लॉयंस के साथ रहेगा। इसके बाद से मुफासा और टाका काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वह हमेशा साथ में खेला करते हैं। इसके साथ ही ईशा भी मुफासा को अपना बेटा मानने लगती है और वह मुफासा को लड़ाई के सारे तरीके सिखाती है। हालांकि मुफासा से हटकर अगर हम टाका की बात करें तो टाका ज्यादातर अपने फादर ओबासी के साथ रहता था और ओबासी एक बहुत ही आलसी शेर था, जिस वजह से वह टाका को ज्यादा कुछ भी नहीं सिखा पाता था। अब इसके बाद धीरे धीरे करके कई साल बीत जाते हैं और मुफासा और टाका भी काफी बड़े हो जाते हैं। इन दोनों के जवान होने के बाद हमें पता लगता है कि मुफासा बाकी सारे शेरों के मुकाबले काफी खास है और ऐसा इसलिए क्योंकि ना सिर्फ उसके सूंघने की शक्ति तेज थी बल्कि उसके सेंस भी बाकी शेरों के मुकाबले काफी ज्यादा तेज थे। एंड इसीलिए मुफासा बाकी सारे शेरों के मुकाबले से पहले ही पता कर लेता था कि उन्हें जिनका शिकार करना है वह सब कहां पर है और कितनी दूरी पर है। अब इसके बाद एक दिन मुफासा अपनी माँ ईशा के साथ शिकार पर जाता है, लेकिन जहां पर ये दोनों शिकार के लिए जाते हैं वहां पर और कई सारे लायंस आ जाते हैं। बट ये सारे लायंस दूसरे जंगल के होते हैं और ये देखने में बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं। इसके साथ ही इन सारे व्हाइट लायंस का साइज काफी बड़ा होता है और ये काफी ज्यादा खूंखार होते हैं और इसीलिए ईशा मुफासा को छिपने के लिए कहती है और वह खुद भी इनसे बचने के लिए छिप जाती है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यह सारे व्हाइट लायंस इन दोनों को देख लेते हैं और उन्हें देखते ही इन पर हमला कर देते हैं। हमला होने के बाद मुफासा डरता नहीं है और वह पूरी बहादुरी से इनका सामना करता है। लेकिन तभी वहां पर पीछे से उनके पास टाका भी आ जाता है और वह यहाँ आने के बाद देखता है कि मुफासा अकेले इन सारे व्हाइट लायंस से फाइट कर रहा है। लेकिन टाका के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वह आगे जाकर मुफासा का साथ दे सके। साथ ही साथ टाका इतना ज्यादा डर जाता है कि वह सारे व्हाइट लायंस से बचने के लिए झाड़ियों में छिप जाता है। लेकिन अब क्योंकि मुफासा काफी ज्यादा बहादुर होता है इसीलिए वह अकेला सारे व्हाइट लायंस का सामना करता है। वह इनमें से एक को मार भी देता है और जैसे ही इनमें से एक व्हाइट लायन की मौत होती है तभी बाकी सारे व्हाइट लायंस वहां से भाग जाते हैं। इस लड़ाई के अंदर ईशा थोड़ी सी घायल हो जाती है, लेकिन मुफासा उसे जल्दी से घर चलने के लिए कहता है। तभी झाड़ियों से टाका बाहर निकलता है और वह इन दोनों से माफी मांगते हुए कहता है कि वह झाड़ियों में छिपकर मुफासा को फाइट करते हुए देख रहा था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर आकर मुफासा का साथ दे सके और इन सबसे लड़ सके। और उन व्हाइट लायंस के राजा का नाम होता है कियरोज, जो कि उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होता है। और जैसे ही उसे अपने बेटे की मौत की खबर मिलती है वह गुस्से से जोर जोर से दहाड़ने लगता है। तभी वह फैसला करता है कि वह अपने बेटे के कातिल मुफासा को जान से मार देगा और साथ साथ वह टाका को भी मार देगा, क्योंकि टाका दूसरे जंगल के शेर राजा का बेटा है और वह टाका को मारकर हिसाब बराबर करना चाहता है। इसके बाद वह सारी बातों की जानकारी लेकर ओबासी का आदमी वापस आता है और वह सारी बातें ओबासी को बताता है, जिसके बाद ओबासी और पूरी फैमिली ये बात जान जाती है कि अगले दिन सुबह होते ही कियरोज अपने सारे साथियों को लेकर वहां आएगा और वह मुफासा और टाका दोनों को जान से मार देगा। ये बात जानकर ओबासी और ईशा बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर वे दोनों मुफासा और टाका से कहते हैं कि अब उन्हें यहाँ से बचकर निकलना होगा और उन्हें यहाँ से सीधा मीलिले जाना होगा। उस जगह को जानवरों की जन्नत कहा जाता है और मीलिले इसलिए क्योंकि वह यहाँ से बहुत ज्यादा दूर पहाड़ों के पार है, जिस वजह से अगर वे वहाँ चले गए तो फिर कियरोज और उसके आदमी वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ये बातें जानकर मुफासा और टाका पहले तो जाने से मना करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की जिद करने की वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ डरता है। इसके बाद अगले दिन सुबह हम ये देखते हैं कि ओबासी और ईशा के पास कियरोज और उसकी पूरी आर्मी आ जाती है और वहां आते ही मुफासा और टाका की मांग करता है। लेकिन कियरोज की बात सुनकर ओबासी उससे कहता है कि वह यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं चाहता है और वह यह चाहता है कि कियरोज अपने सारे लोगों को लेकर यहाँ से चला जाए। ओबासी कियरोज से कहता है कि शेरों के कुछ नियम और उसूल होते हैं और उन उसूलों के हिसाब से कोई भी शेर दूसरे शेर की टेरिटरी में बिना इजाजत नहीं घुस सकता। लेकिन कियरोज को किसी भी उसूल से कोई मतलब नहीं था और वह यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुफासा और टाका को मारने आया था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर ओबासी, ईशा और उनका कोई भी आदमी कियरोज को मुफासा और टाका के बारे में कुछ नहीं बताता है, इसीलिए कियरोज और उसकी आर्मी सबको जान से मार देते हैं। इधर दूसरी तरफ मुफासा और टाका काफी दूर आ चुके थे और वे सूरज की दिशा का पीछा करते हुए सीधा मीलिले जा रहे थे। रास्ते में चलते हुए उन्हें अपने परिवार की काफी चिंता होती है, लेकिन तभी अचानक से वे देखते हैं कि उनके पीछे बहुत सारे पक्षी उड़ने और चिल्लाने लगते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट देखकर मुफासा यह समझ जाता है कि हो न हो कियरोज और उसके साथी उनका पीछा कर रहे हैं और यह बात जानते ही मुफासा और टाका बहुत जोर से भागने लगते हैं। भागते भागते काफी दूर आ जाते हैं, लेकिन अब उनके सामने एक झरना होता है और वे दोनों ही उसमें जाने से डरने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि उनके
उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता है, इसीलिए वे दोनों सीधा झरने से नीचे कूद जाते हैं। उनके झरने में कूदने के साथ ही वहां पर कियरोज और उसकी आर्मी आ जाती है और वह झरने में नीचे देखते हुए अपने आदमियों से कहता है, जल्दी से उन दोनों को ढूंढकर निकालो, मैं आज उन्हें खत्म कर दूंगा। अब इसके बाद ही हम मुफासा और टाका को देखते हैं, जो कि मीलीले से निकलकर अभी जंगल में चलते जा रहे थे, लेकिन अब रात हो चुकी थी। पर रात के समय मुफासा और टाका को ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ समय से कोई उनका पीछा कर रहा है। और फिर जब मुफासा अपने पीछे पता करता है, तब उसे पता लगता है कि उन दोनों का पीछा एक शेरनी कर रही होती है। वह शेरनी अपना नाम सराबी बताती है और वह भी मुफासा और टाका की तरह एक राजा शेर की बेटी होती है। वह बताती है कि कुछ समय पहले वह भी जंगल में खो गई थी, लेकिन सराबी के साथ एक पक्षी होता है जो कि उसका अंगरक्षक होता है और उसका नाम होता है जाजू। अपने अपने बारे में जानकर वे चारों मिल जाते हैं और चारों की एक टीम बनाते हैं और एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद हमें एक पेड़ दिखाया जाता है। ये पेड़ काफी बड़ा होता है और इस पर काफी सारे बंदर होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे बंदर एक अकेले बंदर पर चिल्ला रहे होते हैं और उसे खुद से दूर जाने के लिए बोल रहे होते हैं। असल में ये बंदर बाकी सारे बंदरों से देखने में अलग होता है और साथ ही साथ उसके पास कुछ पावर्स भी होती हैं, जिस वजह से कई सारे खतरनाक जानवर उस पेड़ पर चढ़कर उसे मारने की कोशिश करते हैं और जिस कारण सारे बंदरों को हमले का सामना करना पड़ता था। और इसी वजह से सारे बंदर यह फैसला करते हैं कि वे सब मिलकर उस बंदर को अपनी गैंग से निकाल देंगे। इसके बाद वह बंदर भी अपनी गैंग से अलग हो जाता है और जंगल में अकेला निकल पड़ता है। उस बंदर का नाम होता है रफीकी, यानी दोस्तों वही रफीकी जो इस समय सिम्बा की बेटी कियारा को कहानी सुना रहा है। जंगल में चलते हुए रफीकी मुफासा और उसकी टीम से मिलता है। रफीकी से मिलकर वे लोग भी उसे स्वीकार करते हैं और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। यहीं पर रफीकी यह भी जानता है कि मुफासा और उसकी टीम मीलीले जा रही है और इसी वजह से रफीकी अपनी स्पेशल पावर्स का उपयोग करता है और मुफासा और टीम को यह बताता है कि वे लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। इसके बाद ही मुफासा और उसकी टीम रास्ते में आगे बढ़ने लगती है और रफीकी भी उनके साथ चलने लगता है। अब चलते चलते सुबह हो जाती है और इस सीन में हम यह देखते हैं कि टाका मुफासा के पास आता है और वह मुफासा से कहता है कि उसे सराबी से प्यार हो गया है और इसी वजह से टाका चाहता है कि मुफासा उसे कुछ तरीके बताए ताकि वह सराबी को इम्प्रेस कर सके। यह सुनकर मुफासा टाका से कहता है कि सराबी को यह बोलो कि तुम्हारी बॉडी से फूलों की खुशबू आती है। यह सुनकर टाका मुफासा से पूछता है कि यह उसे कैसे पता चला। तब मुफासा टाका को बताता है कि तुम जानते हो कि मेरी सूंघने की शक्ति बाकी सारे शेरों से काफी ज्यादा है। इसके बाद टाका सराबी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी से मुझे फूलों की खुशबू आती है। सराबी को भी यह बात सुनकर काफी अच्छा लगता है और इसी वजह से वह खुशी खुशी टाका से बातें करने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वे नोटिस करते हैं कि कीरोज और उसकी पूरी आर्मी ने उन्हें घेर लिया है और अब उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसी समय रफीकी नोटिस करता है कि उनके पास से बहुत सारे हाथियों का झुंड जा रहा है। इसलिए वह मुफासा से कहता है कि अगर वे लोग किसी तरह से उन सब का ध्यान भटका दें और सारे हाथियों को तितर बितर कर दें तो वे लोग कीरोज और उसकी आर्मी से बचकर यहाँ से निकल सकते हैं। तभी रफीकी पास में मधुमक्खियों का छत्ता देखता है और बिना समय बर्बाद किए जल्दी से उस छत्ते पर हमला करता है, जिसकी वजह से छत्ते से बहुत सारी मधुमक्खियां बाहर निकलती हैं और पास में जा रहे हाथियों को काटने लगती हैं, जिसकी वजह से हाथियों का झुंड तितर बितर हो जाता है और इस वजह से यह लोग बच जाते हैं। कीरोज और उसकी आर्मी इन तक नहीं पहुंच पाते। हाथियों के भगदड़ की वजह से मुफासा और उसके साथियों को भी छिपना पड़ता है, क्योंकि हाथियों के नीचे दबने से उनकी भी मौत हो सकती थी। यहाँ पर मुफासा और बाकी सब तो छिप जाते हैं, लेकिन सराबी एक हाथी से टकराकर बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि सराबी बेहोश होकर हाथियों के झुंड के बीच में गिर गई थी, इसलिए मुफासा जल्दी से सराबी के पास आता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। जब सराबी को होश आता है तो वह देखती है कि वह और उसकी टीम एक सुरक्षित जगह पर आ चुके हैं। यहाँ आकर वह मुफासा से पूछती है कि उसे किसने बचाया। ये बात सुनकर मुफासा उसे कहता है कि उसे टाका ने बचाया है और यहाँ पर मुफासा टाका का नाम इसलिए लेता है ताकि टाका की सराबी से सेटिंग हो जाए। अगले सीन में वे सभी अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और फिर चलते चलते बड़े पहाड़ों के सामने आ जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद रफीकी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और टीम को बताता है कि वे सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब वह यह जान चुका है कि इन पहाड़ों के पीछे मलीले है, यानी जानवरों की जन्नत। अब इसके बाद ये लोग जल्दी से पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कीरोस भी अपनी आर्मी के साथ वहां तक आ चुका था। मुफासा समझ जाता है कि कीरोस भी इन सब का पीछा कर रहा है और अब हो ना हो वो सब के पंजों के निशानों को देखकर इन सब तक जरूर पहुंच जाएगा। और फिर इसीलिए मुफासा जाजू से कहता है कि वो ऊपर जाए और बर्फ को पैरों के निशानों पर गिराता जाए, ताकि बर्फ गिरने की वजह से उनके पंजों के निशान मिटते चले जाएं। आगे हम ये देखते हैं कि मुफासा का ये प्लान काम कर जाता है, क्योंकि कीरोस और उसकी आर्मी मुफासा और टाका को ढूंढने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सराबी और मुफासा अकेले होते हैं और सराबी मुफासा से कहती है कि
जब वो बेहोश हुई थी तब उसे पता लग रहा था कि कोई उसे बचा रहा है और वो जान जाती है कि उसे बचाने वाला टाका नहीं बल्कि मुफासा है। ये बात सुनकर मुफासा भी सराबी के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि सराबी को बचाने वाला वही है। अब इसके बाद सराबी और मुफासा दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, जिसके बाद हम ये भी देखते हैं कि अब इन दोनों का टाका भिड़ चुका है। तभी टाका इन दोनों को प्यार का इजहार करते हुए दूर से देख लेता है और मुफासा और सराबी को एक साथ देखकर वो समझ जाता है कि अब सराबी मुफासा की हो चुकी है और अब टाका के दिल में मुफासा के लिए नफरत आ जाती है, क्योंकि वो ये मान लेता है कि मुफासा ने उससे उसका प्यार छीना है। और अब बदला लेने के लिए टाका डिसाइड करता है कि वो इस बात का मुफासा से बदला लेगा। इसके बाद उसी रात को टाका पहाड़ों में नीचे जाने लगता है और वो चलते चलते कीरोस की आर्मी को ढूंढने लगता है। और जब वो कीरोस से मिलता है तो टाका उससे कहता है कि वो भी कीरोस के साथ शामिल होना चाहता है, क्योंकि अब से मुफासा उसका भी दुश्मन है और वो भी मुफासा को मारना चाहता है। टाका की बात सुनकर कीरोस उसे अपनी टीम में एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब टाका मुफासा के साथ जितना भी आगे बढ़ेगा वो पीछे पीछे पंजों के निशान छोड़ देगा, ताकि कीरोस के साथ ही पंजों के निशानों को देखकर उनके पास आ जाए और फिर जब कीरोस को मुफासा मिल जाए तो वो उसे जान से मार दे। इसके बाद टाका वहां से निकल जाता है और मुफासा के पास जाता है। मुफासा के पास पहुंचते हुए सुबह हो जाती है और इसीलिए टाका को अपने सामने देखकर मुफासा उससे पूछता है कि वो पूरी रात कहां पर था। इस बात पर टाका मुफासा से कहता है कि वो शिकार ढूंढने गया था लेकिन उसे कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। अब इसके बाद वो लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं और फिर से मिलिले की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर कुछ समय चलने के बाद ही वो सभी लोग मिलिले पहुंच जाते हैं। मिलिले पहुंचकर वो सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मिलिले बहुत ज्यादा हरा भरा और बहुत ज्यादा खूबसूरत जंगल होता है और ये सच में जानवरों के लिए जन्नत होता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही मुफासा और उसकी टीम अंदर आती है तभी मिलिले के सारे जानवर उसके पास आते हैं और वो मुफासा से कहते हैं कि मुफासा को अभी के अभी यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि कीरोस उसका पीछा कर रहा है। अगर वो यहाँ पहुंच गया। ये सुनकर मुफासा बाकी सभी जानवरों से कहता है कि कीरोस वहां पर नहीं आ सकता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आते हुए अपने पीछे किसी भी पंजे का निशान नहीं छोड़ा है। लेकिन तभी मुफासा को किसी के दहाड़ने की आवाज आती है और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो क्या देखता है कि वहां पर कीरोस और उसकी आर्मी खड़ी है। कीरोस को देखकर मुफासा चौंक जाता है और वह सोचने लगता है कि आखिरकार कीरोस वहां पर कैसे आ गया। लेकिन तभी कीरोस मुफासा से कहता है कि यहाँ पर आने में टाका ने उसका साथ दिया है और उसकी मदद से वे लोग यहाँ पर आए हैं। ये बात सुनकर मुफासा को यकीन नहीं होता, लेकिन अगले ही पल कीरोस मुफासा के सामने आता है और उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद उनके बीच लड़ाई हो जाती है और दूसरी तरफ मुफासा की टीम वाले कीरोस की आर्मी से लड़ते हैं। कीरोस, मुफासा और टाका के बीच बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है और लड़ते लड़ते तीनों एक खाई में गिर जाते हैं और यहाँ गिरने के बाद भी कीरोस मुफासा से लड़ रहा होता है। कीरोस मुफासा के मुकाबले काफी बड़ा और ताकतवर होता है और इसी वजह से वह मुफासा पर भारी पड़ता है। टाका इन दोनों की लड़ाई को थोड़ी दूरी से देख रहा होता है, लेकिन फिर उसे अपनी माँ ईशा की बात याद आती है, जिसने उससे कहा था कि उसे अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा और जब टाका को बहादुरी दिखाने का मौका मिले तो उसे वह मौका गंवाना नहीं चाहिए। और फिर अपनी माँ की इन बातों को याद करके टाका यह तय करता है कि अब वह इस लड़ाई में मुफासा का साथ देगा। उधर लड़ते हुए कीरोस मुफासा के चेहरे पर एक जोरदार पंजा मारता है, लेकिन उसका पंजा लगने से पहले टाका उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उसका पंजा टाका के चेहरे पर लगता है और इस हमले की वजह से टाका के चेहरे पर एक निशान आ जाता है। इसके बाद टाका और मुफासा दोनों एक साथ मिलकर कीरोस से लड़ते हैं और वे दोनों मिलकर उसे पानी में गिरा देते हैं, जहां पर कीरोस के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान गिर जाती है और जिसकी वजह से कीरोस मारा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मुफासा इस पूरे मलीले का राजा बन जाता है, क्योंकि मुफासा ने यहाँ के सारे जानवरों को कीरोस से बचाया। इसके साथ ही मुफासा यहाँ पर अपनी माँ से भी मिलता है और मुफासा की माँ भी मुफासा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अब उन्हें अपना बचपन में बिछड़ा हुआ बेटा वापस मिल गया है। जंगल के सारे जानवर मुफासा से कहते हैं कि वह टाका को इस जंगल से निकाल दे, क्योंकि टाका ने मुफासा को धोखा दिया था। लेकिन मुफासा ऐसा नहीं करता और वह सभी से कहता है कि अब वह मलीले का राजा है और जब तक वह राजा है तब तक उसका भाई जैसा उसका दोस्त टाका यहीं पर रहेगा। लेकिन हाँ, मुफासा ये जरूर कहता है कि आज के बाद वह कभी भी टाका का नाम नहीं लेगा। मुफासा की बात सुनकर टाका खुद ही सबसे कहता है कि आज से वह अपना नाम स्कार रखता है, ताकि आज के बाद से जब भी कोई उसका नाम ले तो उसे अपनी गलती का एहसास होता रहे। अब इसके बाद यह कहानी यहीं पर खत्म होती है और कहानी खत्म होने के बाद सिम्बा की बेटी कियारा कहानी सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी कियारा के पिता सिम्बा और उसकी माँ नाला भी वापस आ जाते हैं और कियारा यह भी देखती है कि अभी उनके साथ एक और बच्चा है, जो कि उसके पिता और माँ का न्यूबॉर्न बेबी है। इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।